निफ्टी 13% से करेक्ट हुआ है लास्ट 4 महीनों में। स्मॉल और मिड कैप्स में अप्रोक्सीमेटली 15% का करेक्शन है। और रिटेल इन्वेस्टर आपके और मेरे जैसे काफी ज्यादा पैनिक में है कि और मार्केट नीचे गिरेगा या यहां से रैली आएगा, उसके बारे में कंफ्यूज्ड है। मैं एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, क्योंकि जब भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी नहीं होती है, आप इमोशनल बन जाते हो, रैशनैलिटी से दूर जाते हो, तभी आपको बेसिक्स पे आना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स के ऊपर मैं 3 पार्ट का एक कोर्स करने वाला हूँ, लॉन्च करने वाला हूँ। पार्ट 1 में जो इन्वेस्टर 2020 के बाद ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में आए हैं उनके लिए पार्ट 1 है। पार्ट 2 है अगर आप 2020 से पहले मतलब 2016 के बाद इसमें आए हो इन्वेस्टिंग के लिए, तो पार्ट 2 आपके लिए रहेगा, पार्ट 2 और पार्ट 3। और पार्ट 3 उनके लिए है जो 10-15 साल से, ये 20 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनके लिए। ऐसा बाइफर्केशन मैंने क्यों किया है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 2 में दूंगा। जो भी 2020 से पहले इन्वेस्टर्स है म्यूचुअल फंड में, वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2020 के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना चालू किए हो, तो ये बड़ी वीडियो आप जरूर एंड तक देखिए। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स। इन्वेस्टिंग करने के 4 असेट क्लासेस है मेजरली। ऐसे सच असेट क्लासेस नहीं है, लेकिन मैंने उसको बाइफर्गेट किया है समझने के पर्पस के लिए। आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला असेट क्लास है फिक्स्ड असेट क्लास, जहां पे आपको डे 1 पे पता होता है कि आपको रिटर्न्स कितने मिलने वाले हैं और मैच्योरिटी कौन से दिन पे होने वाली है। जैसे फिक्स डिपॉजिट है, पीपीएफ अकाउंट है, पोस्टल एफडीज होती है। वहां पे आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि आपकी मैच्योरिटी कब होने वाली है और आपको कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं। लेकिन ये सबसे अनसेफ और रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट है। ऐसा स्टेटमेंट मैं क्यों कर रहा हूं, वो आपको आगे आने वाले पॉइंट्स में मैं बताऊंगा। सेकेंड टाइप का इन्वेस्टमेंट होती है गोल्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि इंडियन लोगों की बहुत फेवरेट इन्वेस्टमेंट्स है। गोल्ड में कितने रिटर्न्स जनरेट होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% के रिटर्न्स अगर लास्ट 100 ईयर्स की गोल्ड की हिस्ट्री आप देखोगे तो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिर्फ 7 to 8% के रिटर्न। आपने ये डायलॉग सुना होगा, 2003 में गोल्ड का रेट था, 10 ग्राम गोल्ड का रेट अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज था। आज 10 ग्राम गोल्ड का रेट हो गया है 75,000 रुपीज। इतने ज्यादा रिटर्न्स तो बन गए हैं, लेकिन जब भी आप रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे हमेशा परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट कीजिए। अगर 2003 में 10 ग्राम गोल्ड का रेट 5,000 था और आज अगर वो 75,000 है, तो ये सिर्फ 8.5% के CAGR रिटर्न्स बनते हैं, जो कि सेम पीरियड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 3 ईयर FD रेट से कम है। ये आपको समझना पड़ेगा, या उसके इनलाइन है। तीसरे टाइप का इन्वेस्टमेंट है जो इंडियन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो है रियल इस्टेट। 1 BHK 2 BHK दुकान रेंट पे चढ़ाओ, वहां से रेंटल इनकम कमाओ और रिच बन जाओ, ऐसे बहुत सारे इंडियन लोगों का प्लान होता है। लेकिन समझना पड़ेगा कि रियल इस्टेट में रिटर्न सिर्फ 4 से 5% के होते हैं इंडिया में। अभी वापस आपको शॉक लगेगा कि इतने कम रिटर्न। मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में ये डायलॉग मैंने बहुत सुना है। 1990s में 1 BHK फ्लैट अगर लेते आप मुंबई के सबब्स में, तो वो टाइम पे 10 लाख रुपीज में मिलता था। आज वही 1 BHK का भाव अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास है। लास्ट 35 ईयर्स में इतने ज्यादा रिटर्न्स जनरेट हुए हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर 1990s पे 10 लाख है, 2025 में 1.5 करोड़ है, ये सिर्फ होते हैं 6 से 7% के CAGR रिटर्न्स। और रियलिटी में किसने अगर 1 BHK खरीदा होता इन 1990s, तो समझ लीजिए उसने हर महीना उसका मेंटेनेंस भरा है, हर 3-4 साल में पेंटिंग किया है, हर महीना वाटर टैक्स भरा है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स भरा है। बहुत सारे चार्जेस उसके गए हैं मेंटेनेंस करने में वो प्रॉपर्टी को। इन हैंड बहुत कम रिटर्न जनरेट होते हैं जब भी आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो। इसके बारे में मेरा एक फुल फ्लेज फ्री वेबिनार होता है ये सैटरडे को, मतलब 25th 26th को ये वेबिनार होने वाला है।
सो उसकी अगर रजिस्ट्रेशन लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक हैप्पी रिच सीक्रेट्स नाम का ग्रुप है, जिसमें मेरे वेरियस एवरी सैटरडे संडे वेरियस टॉपिक्स पे फ्री वेबिनार्स होते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगे। ज़रूर ये कोर्स मिस मत करना, रियल इस्टेट के बारे में, डेट फ्री लाइफ के बारे में। चौथा इन्वेस्टमेंट है इक्विटी मार्केट। सो 1980s में सेंसेक्स 100 था जब ये से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ है, और आज तक आज देखोगे तो आज सेंसेक्स कुल 75-76,000 है। सो 750 टाइम्स रिटर्न्स मिले हैं सेंसेक्स में, जो कि 13 से 14% के CAGR रिटर्न्स होते हैं, जो कि ये तीनों जो मैंने पहले के असेट क्लासेस बोले उससे कई ज़्यादा रिटर्न्स है। सो लॉजिकली आपको जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन लोग क्यों नहीं करते? क्यों? या फिर ऐसा कह सकते हो 2020 तक सिर्फ 1.45 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थे, उसके बाद क्यों 3.5 करोड़ इन्वेस्टर बढ़ गए, मतलब आज 5 करोड़ इन्वेस्टर्स, फिर भी इतने कम इन्वेस्टर्स क्यों है अगर रिटर्न ज्यादा मिलते हैं तो? क्योंकि इसका कारण है 2 टाइप की रिस्क होती है। कोई भी आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें 2 टाइप की रिस्क होती है। पहली रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क और दूसरी रिस्क है वोलाटिलिटी रिस्क। मतलब आज आपके पास 10 लाख रुपीज है तो आप समझ लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिए इक्विटी मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, और कुछ हो जाता है कोविड जैसा या कुछ भी हो जाता है मार्केट में, और मार्केट 20% नीचे आ जाता है आने वाले 6 महीनों में, ऐसा हो सकता है, तो आपकी 8 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसको कहते हैं वोलाटिलिटी रिस्क। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर ये मार्केट में सही से आप इन्वेस्ट करो और 6 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रहो, तो इंडियन मार्केट्स में ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जिसने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, 7 साल तक राइटली इन्वेस्टेड रहा है और उसको निगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। ऐसा नहीं हुआ है आज तक इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि ये इंडिया ग्रोइंग कंट्री है। सो आपको समझना पड़ेगा वोलेटिलिटी रिस्क विद टाइम 0 होती है, लेकिन इन्फ्लेशन रिस्क सैडली लोगों को समझ में नहीं आती है। सो ये कोर्स के पहले ही स्टेटमेंट में मैंने कहा था, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स आर द मोस्ट रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट्स। क्यों मैं कह रहा हूं उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इन्फ्लेशन रिस्क होती है। इन्फ्लेशन रिस्क का मतलब है इंडिया में जो महंगाई का दर है वो 7% है। मतलब आज मेरे पास 1 लाख रुपीज है, मार्केट में जाके मैं 1 लाख रुपीज में 10 चीजें खरीद सकता हूं, लेकिन वही 10 चीजें खरीदने के लिए 1 साल के बाद मुझे 1,07,000 रुपीज लगेंगे। सो मान के चलते वो 10 चीजें आज मुझे नहीं चाहिए, 1 साल के बाद मुझे चाहिए, तो मेरे पास तो 1 लाख रुपए कैश है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1 ईयर FD करता हूं जिसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट है। तो 1 साल के बाद मुझे मिलेंगे 1,05,000 रुपीज। सो मेरा पैसा तो गेन हुआ है, लेकिन क्या वो 1,05,000 रुपीज से मैं 1,07,000 रुपीज की चीजें खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकता हूं। सो इसका मतलब मेरे 1 लाख की परचेसिंग पावर कम हो गई, क्योंकि मैंने ऐसे चीज में इन्वेस्ट किया जहां पे इन्फ्लेशन से, महंगाई दर से कम रिटर्न्स मुझे मिले, जो कि 5% के थे। तो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में हमेशा ध्यान रखिए, इंडिया में जो एवरेज इन्फ्लेशन होता है, महंगाई का दर होता है, उससे हमेशा आपको कम रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे मैं सुनता हूँ काफी सारे लोग कहते हैं मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग किया है, तो मैं पूछता हूँ क्या रिटायरमेंट प्लानिंग किया, तो वो कहते हैं कि LIC के प्लान्स में मैंने रिटायरमेंट का फंड इन्वेस्ट किया है। सो LIC में आपको रिटायरमेंट फंड्स में ज्यादा रिटर्न्स नहीं होते, सिर्फ 5.5 से 6% के IRR रिटर्न्स होते हैं, ये समझना पड़ेगा, जो कि इन्फ्लेशन से कम है। सो जब भी आप LIC में एज अ इन्वेस्टमेंट पैसे डालते हो तो आपका परचेसिंग पावर पैसे का कम होता है। सिंपल लेमैन्स टर्म्स में आप दिन ब दिन गरीब होते जाते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। महंगाई आपके पैसे को खा जाती है विदाउट आपको समझ में आए। सो हमेशा समझना चाहिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा रिस्क होती है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन आपको समझने से पहले ही आपका पैसा खा लेता है। सो ये 4 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स है। सो लॉजिकली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में या फिर शेयर मार्केट में। सो अभी मुद्दा ऐसे आता है, म्यूचुअल फंड्स क्यों? डायरेक्ट शेयर्स भी तो आप ले सकते हो डीमैट अकाउंट खोल के, लेकिन समझना पड़ेगा जब भी आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदने की कोशिश करते हो या इच्छा रखते हो, तो आपके पास 4 क्वेश्चंस का जवाब होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया के मार्केट में 7,500 स्टॉक्स लिस्टेड है, उसमें से कौन सा स्टॉक आप खरीदोगे?
सो इसका जवाब मुझे क्या मिलता है, तो लोग कहते हैं मैं स्टॉक कैसे खरीदी करता हूँ, सीएनबीसी पे देखता हूँ या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख के मेरा खुद का रिसर्च करता हूँ वेबसाइट पे, वहां से मैं खरीदी करता हूँ, या फिर फ्रेंड ने कहा है, इसने टिप दिया है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वहां से मैं स्टॉक खरीदी करता हूँ, या फिर मुझे लगा कि XYZ स्टॉक बहुत अच्छा करेगा क्योंकि मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो प्रोडक्ट, इसके लिए मैं खरीदूंगा। सो इसका कोई साइंटिफिक जवाब हमारे पास एज ए इंडिविजुअल, एज ए रिटेल इन्वेस्टर नहीं होता है। फिर भी समझ लेते हैं कि आपने उसमें पढ़ाई की है, CFA किया है आपने, और आप रिसर्च करते हो, बैलेंस शीट पढ़ते हो और उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। तो सेकेंड क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। लेटस से आपके पास 10 लाख रुपीज है और आपको 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो 5 स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, आपका खुद का स्टडी करके, रिसर्च करके, बैलेंस शीट पढ़ के, उसके जो कॉन कॉल्स होते हैं वो अटेंड करके। लेकिन हर स्टॉक में कितना पैसा डालोगे उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड्स के पास होता है, जो कि आपके पास नहीं होता है। उनके पास अल्गोरिदम्स होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज होते हैं, जिसका यूटिलाइज करके उनके पास एग्जैक्ट पता होता है कि अगर 5 स्टॉक्स है, रिलायंस, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, एक्सिस और HLL, तो पांचों स्टॉक्स का कितना परसेंटेज उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये कोई रैंडम किसी का दिमाग नहीं चलता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला के तहत डिसाइड होता है, उसे कहते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो इंडिविजुअल और रिटेल पोर्टफोलियो में कोरिलेशन मैट्रिक्स मेंटेन नहीं किया जाता है, इसके वजह से इंडिविजुअल इन्वेस्टर ज्यादा टाइम तक डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करके पैसे नहीं कमा पाते। तीसरा क्वेश्चन है, अगर आपने ये सब कर लिया, आपके पोर्टफोलियो भी अच्छा करने लगे, आपने बहुत अच्छे स्टॉक्स पिक किए और पांचों स्टॉक्स चलने लगे, क्वेश्चन आता है बेचोगे कभी। फॉर एग्जाम्पल, क्रूड एग्जाम्पल है, अडानी के स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए बिटवीन 2021 से लेके 2024 25 ऑफ जनवरी तक, और 25 जनवरी को हिंडनबर्ग का न्यूज आया। उसके बाद ऑलमोस्ट 3-4 दिन तक अडानी इंटरप्राइजेस और बाकी सब स्टॉक्स लोअर सर्किट पे थे। जिन्होंने भी रिटर्न्स बनाए थे बहुत ह्यूमंगस, उनको बेचने ही नहीं मिला क्योंकि लोअर सर्किट पे स्टॉक था। सो तीसरा क्वेश्चन है, बेचोगे कभी? उसका कोई साइंटिफिक आंसर एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके पास और मेरे पास नहीं है। जो कि म्यूचुअल फंड की रिसर्च टीम होती है, उनके पास होते हैं अल्गोरिदम्स होते हैं, जिसपे उनको दिखता है वेरियस चीजें कि क्या घट रही है, क्या निगेटिव चीजें हो रही है स्टॉक में, उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं बेचने के बारे में। अभी फोर्थ क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए, अगर आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया तो जो इन्वेस्टेड स्टॉक है उसका प्रॉफिट बनाने के बाद कौन से नए स्टॉक में आप इन्वेस्ट करोगे। अगर ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस में आपने ह्यूमंगस प्रॉफिट बना लिया और वो बेच के आपने गलत स्टॉक में डाल दिया और वो स्टॉक नीचे जाते रहा। सो आपने इन्फोसिस में जो पैसा बनाया वो दूसरे स्टॉक में गवा लिया, इसे कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क, जो कि एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके और मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा होती है। सो ये 4 सवाल का जवाब अगर आप नए हो तो आपके पास नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो आपको हमेशा म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिसर्च टीम होती है, उनके पास एक फंड मैनेजर होता है जिसको 15, 20, 25 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने बहुत सारे फॉल्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, इन्वेस्टर साइकोलॉजी सीखी हुई होती है। सो इसके लिए प्रोफेशनल के हाथ में आपको पैसा देना चाहिए। सो अभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड के 2 टाइप होते हैं। पार्ट 1 के लिए मैं 2 टाइप ही बताऊंगा, पार्ट 2 में इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। सो आज के लिए म्यूचुअल फंड के 2 टाइप होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड डेट म्यूचुअल फंड्स। सो समझने के लिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, डेट म्यूचुअल फंड्स आर लाइक योर फिक्स डिपॉजिट। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स टेन्योर होता है, जैसे आपने 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, 3 साल की FD कर ली। डेट म्यूचुअल फंड में वैसे कोई टेन्योर होता नहीं है, आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको चाहे जब भी निकालना है निकाल लीजिए। आज 3 बजे से पहले अगर पैसे निकालते हो वर्किंग डे को, तो नेक्स्ट वर्किंग डे को आपको 11 बजे से पहले अकाउंट में पैसे आ जाते हैं विदाउट एनी चार्जेस। सो उतने दिन आपने रखा है, उतने दिन तक जितना गेन है वो आपको मिल जाएगा, और उसके रिटर्न्स ये अप्रोक्सीमेटली फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स के जितने ही होते हैं। लेकिन कभी भी आप खुद से डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने मत जाइए, क्योंकि जितना सिंपल लगता है डेट म्यूचुअल फंड्स उतना सिंपल नहीं है।
आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछे बिना अगर डेट म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत बुरी तरीके से आप ट्रैप हो सकते हो। इसके बारे में मैं और ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि डेट ये कैटेगरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सामने दिखने के लिए बहुत इजी है कि आपको 7.5 या 6.5% के रिटर्न्स विदाउट एनी मार्केट रिलेशनशिप आपको दिखते रहेंगे, लेकिन जो पिक करने होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स वो एक ट्रिकी और नॉलेजेबल पर्सन का काम है, इसलिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड। आज सबको पता है, शायद आप इन्वेस्ट भी करते होंगे, एसआईपी भी करते होंगे। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जैसे मैंने इनिशियली आपको कहा था, वोलेटिलिटी रिस्क जो होती है, मतलब आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उससे अगर आपको ज्यादा चाहिए तो 6 से 7 साल का टाइम आपको इन्वेस्टेड रहना है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 3 साल से इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं लेकिन मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल ऐसे हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि 3 साल तक आप इन्वेस्ट करते रहे हो, फिर भी आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उससे कम उसकी आज मार्केट वैल्यू है, क्योंकि इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। शेयर मार्केट जिगजैग चलता है, सो अकॉर्डिंगली आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी जिगजैग रहते हैं। सो 2020 के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आए हो सो आपको एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स मिले हैं। आपको समझना पड़ेगा मार्केट में, इक्विटी मार्केट्स में लीनियर रिटर्न्स नहीं होते। बहुत सारे टाइम तक आपको निगेटिव भी रिटर्न्स देखने पड़ेंगे, लेकिन सडनली एक ऐसा साल आएगा जहां पे 40-50% रिटर्न्स बन जाएंगे और आपका जो 2-3 साल का बैकलॉग है वो पूरा निकल जाएगा। ऐसे ही इक्विटी मार्केट चलता है। अगर ये वोलेटिलिटी से आप कंफर्टेबल नहीं हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। लास्ट 3 साल में ये म्यूचुअल फंड का कोर्स अपलोड करने के लिए मेरा रीजन यही है। लास्ट 3 साल में मतलब 2021 के बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने मार्केट में फॉल देखा नहीं है, साइडवेज मार्केट देखा नहीं है। सो अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि हमें मुझे 12% के रिटर्न्स हर साल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मिलने वाले हैं तो ये आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो सकता है। ये मैं स्ट्रेसफुली कह रहा हूं। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका रीजन मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था, क्योंकि महंगाई से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं यहाँ पे अगर आप 6 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रहो तो। ये 6 से 7 साल में निगेटिव भी जाएगा, पॉजिटिव भी जाएगा, निगेटिव भी जाएगा, ये सब होके आपको 6-7 साल में एक अच्छे इन्फ्लेशन प्रूफ रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो 6 से 7 साल में कह रहा हूं, पास रिकॉर्ड डेटा से मैं कह रहा हूं। सो अगर मेरे ऐसे लाइफ के गोल्स हैं जो 6 से 7 साल के बाद आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आज मैं 40 ईयर्स का हूं, एट द एज ऑफ 60 मुझे रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस जमा करना है, क्योंकि आज आप देखिए 2004 के बाद किसी के पास भी पेंशन नहीं है। सो पेंशन के लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी है। आप देखिए आज लाइफ स्पैन बड़े हैं, जैसे 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया का एवरेज जो एज था वो अराउंड 33 था, मतलब इंडियन पर्सन 33 जीता था, क्योंकि बहुत सारे डिसीजेस थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे। आज ये सब सुविधाएं आई है, सो इंडिया का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 71 है। सो मैं जब भी 60 का हो जाऊंगा 20 साल बाद तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी शायद 90 हो जाएगी। सो मुझे टिल 60 से 90 तक विदाउट इनकम सरवाइव करना है, विदाउट एक्टिव इनकम। सो इसके लिए मेरे पास बहुत बड़ा कॉर्पस होना चाहिए एट द एज ऑफ 60। सो उसके लिए मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। सेम वे मेरे बच्चों का एजुकेशन है, समझ लीजिए वो 18 का होने वाला है और 10 साल के बाद। सो मुझे मेरे पास पैसे होने चाहिए 10 साल के बाद के। सो इसके लिए मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं। इमरजेंसी फंड्स के लिए मेरे पास इमरजेंसी फंड के लिए पैसे होने चाहिए। सो इमरजेंसी फंड के लिए मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं डेट म्यूचुअल फंड्स में। सो इसी तरह अगर आप इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स का सही से इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। अभी इन्वेस्ट कैसा करने का, सो इन्वेस्ट करने के लिए 4 टेक्निक्स है, आपने सुने होंगे। लमसम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मान लेते हैं आपके पास 4-5 लाख रुपए है, आपको इन्वेस्ट करने हैं, ये भी आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ,
पास्ट रिटर्न्स देख के बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप पास्ट रिटर्न्स देख के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, समझ लीजिए आप ट्रैप होने वाले हो आने वाले 2-3 साल में। सो इसके लिए इनिशियल लेवल पे आपको फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करना जरूरी है। डायरेक्ट प्लान्स के एडवर्टाइजमेंट्स बहुत होते हैं, मैंने देखे हैं, जिसमें कहा जाता है कि आपके कमीशन के पैसे बचते हैं। समझ लीजिए आपने रॉन्ग स्कीम खरीद लिया तो आपके कमीशन के पैसे तो बचेंगे, लेकिन आपके बहुत सारे रिटर्न्स भी चले जाएंगे और लाइफ का बहुत अमूल्य ऐसा टाइम चला जाएगा अगर आपने गलत स्कीम में पैसा डाल लिया तो। सो इनिशियल लेवल में आपको फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करना चाहिए। दूसरा, एसआईपी रूट से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी सबको मालूम है, हर महीना एक थोड़ी थोड़ी अमाउंट आपके सैलरी जैसे आती है वैसे सैलरी में से कट होके इन्वेस्ट होगी मार्केट में। तीसरा वे है एसटीपी, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें क्या होता है कि आपके पास लमसम पैसा है तो पहले वो डेट म्यूचुअल फंड में पार्क कीजिए और धीरे 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 करके इक्विटी मार्केट्स में आप ट्रांसफर कर सकते हो। ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। चौथा है एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यू के बारे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे पूछते हैं एसडब्ल्यूपी। सो एसडब्ल्यूपी आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, मतलब जिसके पास भी एक्टिव इनकम नहीं है। लेट अस से 60 इयर्स का बंदा है, उसका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है और रिटायर हो चुका है, अभी उसको मंथली एक्सपेंडिचर के लिए पैसे चाहिए। सो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान वो उसके 10 करोड़ के पोर्टफोलियो को लगा देगा। सो हर महीना 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में आते रहेगा। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सो ये 4 टाइप हो गए। सो बेनिफिट्स क्या है म्यूचुअल फंड्स के? सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें आपको रिटर्न्स मिलेंगे इन्फ्लेशन प्रूफ, इन्फ्लेशन से ज्यादा, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट कहा था। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, जैसे 500 रुपीज की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। सो जस्ट इमेजिन कीजिए, जो बंदा 22nd या 23rd ईयर में जॉब को लगता है, उसकी इनकम उतनी नहीं रहती है, लेकिन वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। घर लेने के लिए आपको एटलीस्ट 20-25 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए चाहिए। गोल्ड लेने के लिए एटलीस्ट 1 ग्राम गोल्ड लेने के लिए 7,500 रुपीज चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 500 रुपए चाहिए। टैक्स सेविंग आप कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब आपने एसआईपी सेट कर ली तो मार्केट नीचे रहने दो ऊपर रहने दो, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से डेबिट होगा। सो एट ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि हर महीना आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, उसमें से 10,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, नहीं हो पाएगा। हर महीना कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे आपके। सो जब ये ऑटोमेटेड सी इन्वेस्टमेंट्स होती है, सो वो ऑटोमेटिकली आपका कॉर्पस बनते जाता है, लिक्विडिटी रहती है। समझ लीजिए बहुत ह्यूज बेनिफिट है। मान लेते हैं आपने 1 BHK 2 BHK ऐसे 3-4 फ्लैट बना लिए मुंबई, बैंगलोर, पुणे में, और आपके बेटे को आपको यूएस में भेजना है। 6 महीने में पैसे चाहिए 1 करोड़ रुपीज। कहाँ से लाओगे आप? आपको बेचना पड़ेगा कोई ना कोई फ्लैट। सो 6 महीने में अगर आपको फ्लैट बेचना है तो इतना ईजी नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ रुपए चाहिए, आज आप बटन दबाओगे, 2 दिन में अकाउंट में पैसे आ जाएंगे पूरे। सो इतनी अच्छी लिक्विडिटी इसमें होती है विथ कैपिटल गेन स्टेटमेंट। सो आपको एग्जैक्टली कुछ भी नहीं करना है। अगर रियल इस्टेट बेचोगे तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते करते आपको सीए के पैर पकड़ने पड़ेंगे और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का आपको साथ देना पड़ेगा। सो लिक्विडिटी है, ह्यूज बेनिफिट है। जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें आपके पॉकेट में से मेंटेन करने के लिए 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। मैनेज करने के लिए फंड मैनेजमेंट फीस होती है, एक्सपेंस रेशो होता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स मेंटेन करने के लिए आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। अगर आप 1 BHK 2 BHK दुकान वगैरह सब रियल इस्टेट लोगे तो हर महीना मेंटेनेंस जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी, वाटर टैक्स ले लेगी, सोसाइटी वाले कुछ पैसे ले लेंगे। सो मेंटेनेंस कॉस्ट ह्यूज होता है। गोल्ड लोगे तो वो आप घर पे मेंटेन नहीं कर सकते हो, आपको बैंक लॉकर के चार्जेस भरने पड़ेंगे। सो ऐसे तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड्स के हैं। सो अभी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। सो स्टार्ट सिंपल है, 3 चीजों के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए 1 फंड, 1-2 फंड्स आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए। इमरजेंसी फंड, जो कोविड ने हमें सिखाया है लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है, सो एटलीस्ट 1 साल का मेरे पास
इमरजेंसी फंड रहेगा। सो मैं सोच सकता हूँ अगर मुझे चाहिए वैसी चीजें अगर मेरे लाइफ में नहीं घट रही है तो 1 साल का लीवे मेरे पास है, टाइम पीरियड मेरे पास है सोचने के लिए, ब्रीदिंग स्पेस है। सो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और तीसरा, चाइल्ड एजुकेशन फंड। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो एट द एज ऑफ 18 उनको ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत पैसे लगने वाले हैं। आज के जैसा मतलब 15-20 साल पहले जैसा फ्री एजुकेशन नहीं है। सो आपको उसके लिए एक फंड्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। अभी एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब देके मैं ये आज का पार्ट 1 कंक्लूड करता हूँ, इन्वेस्ट कितने करने चाहिए। सो एज सच इसका कोई लॉजिक नहीं है कितने इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं क्या लॉजिक मेरे इन्वेस्टर्स को बताता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। आपका जो भी मंथली इनकम है उसमें से 30% अमाउंट, फर्स्ट 30% शुड बी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। 40% शुड बी योर मेंटेनेंस का खर्चा, मतलब लिविंग एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस। बचे हुए 30% आपको सेल्फ अपग्रेडेशन के लिए, मतलब आपने 4 व्हीलर ले लिया, 2 व्हीलर ले लिया, या फिर नया कोई कोर्स कर लिया, स्किल्स सीखना है उसके लिए। सो ऐसे बाइफरगेट आप करोगे तो मोटा मोटी अराउंड रिटायरमेंट तक आपके पास इतना कॉर्पस आ जाएगा। और आपके बीच में जो गोल्स आते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, घूमना है, वर्ल्ड टूर करना है, इसके गोल्स को लिए सफिशिएंट पैसा आपका आप बना सकते हो 30 इयर्स का, अगर आपका वर्किंग लाइफ देखेंगे तो। सो आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हुई होंगी, बेसिक चीजें जो आपको सोचनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। सो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा कंटेंट, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस पे ऑलरेडी है और आते रहेंगे। एवरी 2-3 डेज में डालने की कोशिश करूंगा। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कीजिए, हैप्पी रिच सीक्रेट्स। वहां पे मैं जो भी वेबिनार्स करता हूँ, फ्री वेबिनार्स हो, और मेरे जो भी कोर्सेस है उसके डिटेल्स आपको मिलेंगे। ये सैटरडे संडे को, मतलब 25 मार्च, 25 जनवरी और 26 जनवरी को आपको डेट फ्री लाइफ के ऊपर एक बहुत अच्छा फ्री वेबिनार अटेंड करने मिल सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हैप्पी रिच सीक्रेट्स का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो आप ज्वाइन कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।